हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी को स्वागत है आपके होशियार बैच में। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। अगर आपको उसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई छोटा सा कोई डाउट है, अगर आपको कोई मेजर डाउट है तो आप अपने ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आपको अपना मुझे नेम, स्कूल नेम एंड आपका किस सब्जेक्ट में डाउट है एंड आपका कौन सा टॉपिक डाउट आपको मुझे सेंड कर देना। मैं आपकी क्लास शेड्यूल कर दूंगा, उस दिन हो जाएगी। अदरवाइज आपकी नेक्स्ट आपकी जो जो भी जिस दिन पॉसिबल होगा उस दिन आपकी कर देंगे, टुडे अदरवाइज टुमारो। चलिए देखते हैं, आज हम जो स्टार्ट करने वाले अपना नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये चैप्टर ऐसा है जो बहुत काम आने वाला है पूरी अकाउंटेंसी पे, चाहे 11th की बात करो, चाहे 12th की बात करो, चाहे CA लेवल तक चल लो, हर लेवल में काम आएगी। क्योंकि इसके अंदर आपको अकाउंटेंसी की टर्म्स को सिखाया गया है, अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। चलिए, जिसमें हमारा पहला आ जाता है एंटिटी। क्या होता है, आपसे कहते हैं एंटिटी होता क्या है, जिसमें कि एक एंटिटी का मतलब होता है इकोनॉमिक यूनिट है जो परफॉर्म करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटिटी मतलब होता है कंपनी। जैसे कि आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज, टाटा, ये एक ऐसी ये कंपनी का नाम है जो पैसा कमा रही है मार्केट के अंदर। इनको मान लेते हैं, इनका मालिक मानते हैं इनका मालिक अलग है, बट पैसा तो ये कंपनी कमा रही है ना, उसको बोलते हैं एंटिटी। ऐसी कंपनी जो पैसा कमा रही है उसको बोलते हैं एंटिटी। कहते हैं कि एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो क्या कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, उसको हम बोलते हैं एंटिटी। जैसे कि रिलायंस हो गई, रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज हो गया, टाटा हो गया, अडानी हो गया, ठीक है, ये सारी क्या आपकी कंपनीज हैं। अ बिजनेस एंटिटी मीन्स कि आपसे एंटरप्राइज एस्टैब्लिश इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ टू एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज। कहता है एक बिजनेस एंटिटी होती क्या है, जिसमें क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी करी जाती है, जो पैसों के लिए जो कंपनी खोली जाती है उसको हम बोलते हैं एंटिटी। तो एंटिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें एक कंपनी होती है जो क्या कर रही होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब कि पैसा कमा रही होती है, उसको हम बोलते हैं एंटिटी। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, ऐसी ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस के अंदर हो रही है उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एज्यूम कर लेते हैं ये कंपनी है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ से ना एक जो मालिक है ना ए, वो क्या कर रहा है अपने लिए ना, यहाँ से उसका काम है टीवी का काम है, यहाँ पर टीवी लगा रखे हैं उसने, टीवी के बॉक्सेस रखे हुए हैं, स्टॉक रखा हुआ है टीवी का, उसमें से एक टीवी निकाल कर अपने घर लेके जा रहे हैं अपने घर पे लगाने के लिए। क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे? आंसर इज यस, क्योंकि ये टीवी खरीदा कहाँ से था? बिजनेस के पैसों से। यही मान लेते इस कंपनी में ना इसका जो पार्टनर है ना उसका ब्रदर आ जाता है और क्या करता है, इधर ना एक अपना टीवी खराब हो रहा था, वो टीवी यहाँ रख के जा रहा था, वो कह रहा है अभी आते वक्त ले जाऊंगा मैं। जब वो रख के जा रहा है इधर, क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं है, वो तो बिजनेस के बाहर की है। हाँ, अगर कहते कि क्या बोलते हैं टीवी बेचना है, कि भाई मेरा टीवी क्या बोलते हैं मैं बेचना चाहता हूँ, मुझे उसकी जगह पैसे दे दो, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। उसने इसके ब्रदर ने कहा है मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ, आधे घंटे में आऊँगा, यहाँ से मैं ले जाऊँगा, फिर इस टीवी को मैं ले जाऊँगा आते वक्त में। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर आप कोई भी टीवी यहाँ से लेकर जा रहे हो, उसमें बिजनेस का पैसा लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज। में दो पार्टीज आती हैं आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट। इसमें दो पार्टीज आती हैं, एक तो जो बेच रही होती है, दूसरी जो खरीद रही होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपने कोई फर्नीचर बेच दिया, आपके पास पैसा आ गया और बिजनेस का फर्नीचर चला गया, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपने कोई गुड्स बेच दिए, आपके पास कस्टमर से पैसा आ गया या कस्टमर आपको उधार पे खरीदा, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। और आपने अगर जो सामान को बेच दी, गुड्स बताया था, गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो सबके लिए क्या होती है, जिस चीज में आप डील कर रहे होते हो उसको हम कहते हैं गुड्स। जिस चीज में आप डील कर रहे होते हो उसको हम कहते हैं गुड्स। अगर आपका टीवी का काम है तो आपके लिए टीवी गुड्स है, अगर मेरा फर्नीचर का काम है तो मेरे लिए फर्नीचर गुड्स है, ठीक। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन बोथ कैश एंड क्रेडिट। ये अकाउंट वो होता है जिसके अंदर चाहे उधार की ट्रांजैक्शन हो, चाहे कैश की हो, चाहे उधार की हो, दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर जाती है, बट अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट।
अकाउंट, आपको शायद आपने चैप्टर 1 की अच्छे से वीडियो देखी होगी, पूरी सारे क्लासेस आपने ली होंगी, तो आपने देखा होगा उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था श्याम लाल, मोहन लाल, राम लाल, और नीचे लिखा था सुमेश लाल, उसके नीचे बहुत सारी एंट्रीज लिखी थी, राम लाल बहुत सारी एंट्रीज लिखी थी, मोहन लाल, ठीक है। तो हमने जो नीचे ट्रांजैक्शन लिखी थी किसके नीचे लिखी थी, एक पर्टिकुलर नाम के नीचे लिखी थी। हर एक एंट्री के अंदर क्या होता है, उसका पर्टिकुलर अकाउंट, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें आप कैश की या चाहे उधार की दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, बट उसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट के नीचे करते हो, पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट के नीचे ट्रांजैक्शन करते हो, ये एच है, ठीक है। ये पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट के नीचे करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, परचेस अकाउंट हो गया, ओके। तो अकाउंट होता है क्या, जब क्या करते हो, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो और किसी एक अंडर पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट के नीचे करते हो, उसको हम बोलते हैं अकाउंट। अब आता है कैपिटल, क्या होता है। कैपिटल इज द अमाउंट जो आपने एंटरप्राइज के अंदर इन्वेस्ट करा है, करा किसने है, प्रोप्राइटर ने करा है, मालिक ने करा है, और बाय द पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ द मनी और एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, बट उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगी, उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब भी हम पैसा कब किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा और मोहन ने 1 लाख रुपए लेके आया अपनी कंपनी के अंदर, पैसा जो इन्वेस्ट करा उसको हम कहते हैं कैपिटल। मान लेते हैं आपकी एक कंपनी है XYZ, आज आप अपना उसको बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो, आप उस बिजनेस में आपने कुछ पैसा लगाया होगा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है कितना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है। अगर पैसा इन्वेस्ट करने वाले एक नहीं बहुत सारे लोग हैं, उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। आप कहोगे शेयर होल्डर कैसे हो सकता है, जैसे मान लेते हैं आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे थे, जैसे आपने बोला XYZ, आपको उसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए। आपने करा कि इस 2 लाख रुपए को ना बहुत सारे लोगों से ले लिया, आपने क्या करा, बहुत सारे लोगों से पैसे ले लिए, जैसे कि आपने अपने फ्रेंड से ले लिया, आपने अपने मदर से ले लिया, फादर से ले लिया, ग्रैंडफादर से ले लिया, एंड अपने बहुत सारे दोस्त हैं उनसे ले लिया। जो आप पैसा बहुत सारे लोगों से ले लेते हो और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो 2 लाख रुपए, उसको हम बोलते हैं वो मेरे क्या है, शेयर होल्डर हैं। वो पापा मेरे क्या हैं, शेयर होल्डर, मम्मी शेयर होल्डर, मेरे फ्रेंड शेयर होल्डर, और सारे दोस्त मेरे क्या हैं, शेयर होल्डर हैं। ग्रैंडफादर मेरे शेयर होल्डर हैं कंपनी के। It is the liability of the firm towards the proprietor, the partner. It's so because under the business entity concept, अभी हम ये तो बिजनेस एंट्री कंसेप्ट बाद में समझेंगे, जब हमारे चैप्टर में 3rd आएगा तब बाद में समझेंगे। अभी आपसे कहता है कि अगर आपकी कंपनी कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द कैपिटल आर मैनी, अगर इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, अगर आपके मैनी लोग हैं, तो कह सकते हैं उनको, उनका नाम क्या होगा, आज से हमारा, हम उसको बोलेंगे वो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। और ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है। कैपिटल क्या होती है, कंपनी के लिए लायबिलिटी। आइए सबसे पहले वो समझते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, आपसे कहता है ये कंपनी है, ये फर्म है और ये ऑनर है। अगर हम अकाउंटेंसी जब पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है, मालिक और फर्म दोनों अलग अलग होते हैं। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करी जा रही है ना, तो फर्म अपने हिसाब से करेगा, ना कि मालिक के हिसाब से। अगर फर्म ने इसको पैसा दिया है ना, मालिक ने अगर कंपनी से पैसा निकाला है, तो कंपनी ये रिकॉर्ड नहीं करेगी मेरे अकाउंट में प्लस हुआ है। कंपनी अगर कंपनी ने पे करा तो कंपनी अपने हिसाब से देखेगी, कंपनी ने करा है माइनस, तो कंपनी रिकॉर्ड करेगी माइनस। ये चाहे कुछ भी करे, ये प्लस करेगा, क्योंकि इधर से माइनस उधर तो प्लस ही होगा ना। तो होता क्या है कि जब ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, तो ये पैसा फर्म का तो था नहीं, देखो फर्म एक नॉन लिविंग है, तो फर्म अपना पैसा खुद ला भी नहीं सकती, किसी को इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा। जब ऑनर ने अपना पैसा फर्म के अंदर इन्वेस्ट करा, तो फर्म का पैसा तो है नहीं, फर्म ने अगर पैसा लिया है, किससे लिया, किसी दूसरे से। ऑनर है वो, मालिक है उस कंपनी का। फर्म एक जिंदा इंसान नहीं होती, बट हम उसको ट्रीट करते हैं बिल्कुल एक लिविंग बींग की तरह। तो फर्म क्या है कि फर्म ने क्या करा है, पैसा ऑनर से लिया है, तो फर्म क्या मानती है, मेरे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब कि उधार लिया मैंने ऑनर से, ठीक है। अभी वैसे आपका इधर आने वाला ही है, लायबिलिटी के अंदर आएगा भी आपका, ठीक है। थोड़ा इसको हम अच्छे तरीके से और समझेंगे फिर अभी। तो आपका होता है कैपिटल, मतलब क्या होता है, जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अगर कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं उसको, शेयर होल्डर्स। कैपिटल के 2 नेम होते हैं, ऑनर इक्विटी भी कह सकते हो आप इसको, नेटवर्थ भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं हम, ऑनर इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी, या क्या भी कह सकते हैं उसको, नेटवर्थ भी कह सकते हैं। ओके, चलिए। आपसे कहता है कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जितने भी आपके पास एसेट्स पड़े हैं उसमें से आपको कितना पे करना है उसको निकाल लो, क्या पता चल जाएगी, आपकी कैपिटल पता चल जाएगी।
मान लेते हैं आपके पास एसेट जो पड़े हुए हैं 4 लाख के पड़े हुए हैं, 4 लाख के आपके पास सामान, 4 लाख का सामान पड़ा हुआ है, उसमें से आपको लोगों को देने हैं, उधारी आपको जो देनी है 50,000 रुपये आपको लोगों को पैसे देने हैं। आपको अगर मुझे पैसे लोगों से लेने भी तो हैं, वो सब एसेट के अंदर आ चुका है। ठीक है, एसेट के अंदर सब कुछ आ चुका है, जिससे पैसा लेना है, मेरे पास जो फर्नीचर पड़ा है, मेरे पास स्टॉक पड़ा है, सब कुछ मशीनरी, गाड़ी, बिल्डिंग सब इसके अंदर आ चुकी है। अमाउंट छोटा लिया हमने, इसमें से मुझे जो पे करना है 50,000 वो मैंने लायबिलिटी माइनस कर दी। क्या आंसर आया? 3.5 लाख रुपये। वो मेरी क्या है? क्या मेरी हो? कैपिटल। क्या आपकी? कैपिटल। आया समझ? तो आपका क्या होता है कैपिटल? मतलब क्या होता है, जब एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर। और कैपिटल का अदर दो नेम है, ऑनर इक्विटी और नेटवर्थ। कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब आता है ड्राइंग क्या होती है। इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। कहता है एक ऐसा अमाउंट है जो पार्टनर क्या करता है, ये मालिक या पार्टनर जब भी अपने कंपनी में से पैसा निकालता है या कोई सामान निकालता है, ये खाली पार्टनर और ऑनर के लिए वैलिड है। अगर मान लेते कंपनी थी, यहाँ पर आपके टीवी लगे हुए थे, तो क्या हुआ कि यहाँ से ना मालिक था ए, इस कंपनी का मालिक कौन था? ए। इसने क्या करा, उसको ना घर में एक टीवी चाहिए था। अब उसने कहा मैं क्या दूँ, मतलब बाहर से क्यों खरीदूँ, मेरा काम ही टीवी का है, यहाँ से उठाऊंगा टीवी और क्या करूँगा, मैं लेके चला जाऊँगा मैं अपने घर पे, इसको मैं अपने घर पे लेकर चल जाऊँगा। जब मालिक कोई सामान निकाले, या मालिक ये भी कर सकता है, क्या बताया, इधर बहुत सारे पैसे रखे, उन्होंने सोचा मुझे घर पे थोड़े पैसे की ज़रूरत है, कंपनी में से उसने पैसे निकाल के अपने घर ले गया, होम ले गया अपने। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं इसको हम? ड्राइंग। शायद क्या पता आप वो देखते हो, जैसे तारक मेहता आता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देखते होंगे शायद, उसमें क्या करते हैं, जो जेठालाल है ना, वो अपनी शॉप से कर लेता है, कभी कभार सामान ले जाता है। ठीक है, वो ये करता है कभी कभार ना, जैसे बबीता जी का फ़ैन तो है ही, वो क्या करता है कभी कभार आएगा और सामान क्या करेगा, जैसे कि उन्होंने कहा कि मुझे ये चाहिए, टीवी चाहिए, या आपको याद होगा शायद आपने वो देखा होगा एपिसोड जिसमें उसने क्या बोलते हैं अपने बेटे टप्पू को क्या करा था, लैपटॉप गिफ्ट करा था। लैपटॉप उसने क्या कहा था कि अपनी कंपनी, अपनी जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ से निकाला था उसने लैपटॉप, और नट्टू काका को कहा था कि मेरे हिसाब में लिख लेना, मेरे हिसाब में लिख लेना, मेरे हिसाब मतलब कि इसको क्या मान लेना, ड्राइंग करी है मैंने, ये लैपटॉप मैंने निकाला है। जब भी मालिक अपने काम के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान को या पैसों को निकालता है कंपनी में से, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। हाँ, अगर कोई एम्प्लॉय निकालता है, अगर हमारी कंपनी का मालिक नहीं है तब वो निकाल रहा है, तब वो हम इसको ड्राइंग नहीं कहेंगे, फिर तो हम उसको कहेंगे मैंने सामान बेचा है। फिर तो अगर एम्प्लॉयज़ में, अगर मान लेते हैं मेरी कंपनी एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं, उसके घर में भी टीवी चाहिए था, जैसे अगर उसके केस को लेकर चलूँ कि मान लेते हैं नट्टू काका को भी क्या चाहिए था, टीवी चाहिए था घर के लिए। अगर उनको घर के लिए टीवी चाहिए तो वो कहाँ से लेंगे? कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से ले लेंगे। बट क्या वो जेठालाल उसको ड्राइंग मानेगा? नहीं, वो क्या मानेगा कि मैंने किसी को सेल करा है सामान, वो नॉर्मल मानेगा क्योंकि नट्टू काका एम्प्लॉय हैं, मानते हैं, बट वो उसको भी क्या मानेगा, मैंने उनको सामान बेचा है। बात वो है, चलो रेट टू रेट बेच दे, उससे मतलब नहीं है, बट ये कि सामान बेचा है बस। बट यही चीज़ अगर वो अपने घर पे लेके जाएगा, अपने पर्सनल चीज़ों को लेके जाएगा, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। अब ड्राइंग करने से क्या होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है कम होती है? आपने 50 टीवी खरीदे थे, इसमें से आप एक टीवी तो अपने घर ही ले गए, आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कम हो जाती है। ड्राइंग करने से आपकी कैपिटल थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपकी कैपिटल क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। इतना समझ आया? एविडेंस से वो रिवाइज कर लेते हैं। एंटिटी मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंपनी जो क्या कर रही होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है, जो क्या कर रही होती है, पैसे कमा रही होती है। बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऐसी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के अंदर हो रही है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंट क्या होता है, चाहे आप कैश में खरीद लो चाहे उधार खरीद लो, एक पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट के नीचे आप क्या करते हो, सारे ट्रांजेक्शन करते हो, ऊपर एक नाम होता है अकाउंट का। ठीक है, जैसे हमने श्यामलाल, मोहनलाल, उसके नीचे हम ट्रांजेक्शन करते हैं कि पता रहे कि ट्रांजेक्शन किससे बिलोंग करती है, श्यामलाल से बिलोंग करती है, तो हमने ऊपर हेडिंग लगा दी ऊपर हमने एक, जैसे चैप्टर का नाम हो गया, हेडिंग हो गई। कैपिटल मतलब क्या होता है, कितना पैसा इन्वेस्ट करो बिजनेस के अंदर आप। हाँ, दूसरी बात ये बताना भूल गया आपको, कैपिटल आप मनी की फॉर्म में भी कर सकते हो, कैपिटल आप एसेट्स की फॉर्म में भी कर सकते हो। आप कहोगे ये क्या है, कैपिटल अगर आपको इन्वेस्ट करनी है, पैसा ला के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट मान लेते हैं आपके पास घर में आपको ना कंपनी में एक फर्नीचर चाहिए था, वो फर्नीचर घर में रखा हुआ है, आप लेके नहीं आओगे, आपको करो वो घर से उठाओगे और कहाँ ले आओगे, उसको कंपनी के अंदर ला के रख दोगे। तो आपने क्या लेके आया उस बार, कैपिटल लगाई है आपने, पैसे की फॉर्म में नहीं लगाई, बट आपने क्या लगाई है, एसेट की फॉर्म में लगाई है, इसकी फॉर्म में, एसेट्स की फॉर्म में।
फिर आपका आ गया ये। और अगर बिजनेस में पैसा करने वाले बहुत सारे लोग हो तो उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं उसको? शेयर होल्डर। आपसे कैपिटल का अदर नेम भी, ऑनर भी क्या भी होता है आपका? नेट भी होता है। ऑनर भी होता है, क्या भी होता है आपका? नेटवर्थ भी होता है। फिर आपसे कहता है कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब ड्राइंग क्या होता है? जब मालिक अपने खुद के खर्च के लिए, अपने घर खर्च के लिए पैसे निकालता है कंपनी से या सामान निकालता है, उसको हम कहते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग से क्या होता है? कंपनी की, मालिक की इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि वो अपने घर पे 1 लाख रुपये लेके आया था कंपनी के अंदर और उसमें से 20,000 रुपये अपने घर ले गया दोबारा वापस। इन्वेस्टमेंट क्या होगी? थोड़ी सी कम हो गई ना। आज उसने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करे और कल अपने घर पे 20,000 रुपये ले गया, इससे क्या होगा? उसकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी क्या हो गई? कम हो गई। अब उसकी इन्वेस्टमेंट खाली रह गई है 80,000 रुपये, क्योंकि 20,000 तो निकाल के लेके जा चुका है। अब आता है लायबिलिटीज क्या होते हैं। लायबिलिटी मतलब होता है जब आपको यही पैसा किसी दूसरे को पे करना होता है, उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। जब भी आपको कुछ अमाउंट जब किसी और को पे करना होता है, उसको हम कहते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटी टूवर्ड्स द ऑनर्स, प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर द बिजनेस ऑफ द टर्म में इंटरनल लायबिलिटी। जो याद हम बात कर रहे थे कि जब कंपनी है और ऑनर है, जब मालिक अगर अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो कंपनी जिंदा तो नहीं है, बट वो समझती है कि ये पैसा मेरा नहीं है, पैसा किसका है? मालिक का है, तो इसको मानूंगी लायबिलिटी। क्या मानूंगी इसको मैं? लायबिलिटी। क्योंकि ये पैसा फर्म को जब कंपनी बंद होगी तो मालिक को वापस पे करना है। तो ये कौन सी लायबिलिटी होती है? इंटरनल लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी होती है? इंटरनल लायबिलिटी। वो भी तब इंटरनल लायबिलिटी है क्योंकि यहाँ पर मालिक या पार्टनर पैसा इन्वेस्ट करेगा। कंपनी का मालिक या कंपनी का पार्टनर इन्वेस्ट, पार्टनर पता ना क्या होते हैं? जब एक से ज़्यादा मालिक होते हैं कंपनी के, उसको हम कहते हैं पार्टनर। मान लेते अगर ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनर। जब भी कोई दो जने मिलकर काम करते हैं उसको हम कहते हैं पार्टनर। अगर ये सब लोग मिलकर अगर कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको हम? इंटरनल लायबिलिटी। मालिक करे या पार्टनर करे, उसको हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। अब एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या होती है? जब भी पैसा हम किसी दूसरे से लेते हैं, जब पैसा हम किसी दूसरे से लेते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब दूसरे से किससे लेंगे? मान लेते आपने अपने फ्रेंड से ले लिया। ऐसे पर्सन से लोगे जो आपकी कंपनी के मालिक नहीं है। अगर आप अपने फादर से भी ले रहे हो ना, तो वो भी आपका क्या आएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी है, क्योंकि फादर आपकी कंपनी के मालिक नहीं है, फादर कंपनी के मालिक नहीं है। जैसे कि अगर हम उसको दोबारा से अगर कंपेयर करें जेठालाल से, अगर वो पैसे बापूजी से लेते हैं तो वो क्या मानेंगे? उसको एक्सटर्नल, ना कि इंटरनल लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के बापूजी मालिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से उधार लिया है दूसरों से। ठीक है। हाँ, अगर वो बापूजी भी कंपनी के अगर मालिक हैं तो फिर तो क्या मानेंगे? वो इंटरनल लायबिलिटी मानेंगे। मान लेते हैं वो जो आपका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो जेठालाल प्लस में बापूजी दोनों मिलकर चला रहे, दोनों उस कंपनी के मालिक हैं। ठीक है। अगर बापूजी पैसा लेके आते तब भी क्या मानेंगे? वो इंटरनल लायबिलिटी मानेंगे तब तो फिर वो। बट अगर वो अभी तो, जैसे अगर हम अभी देखें तो इस केस में अभी तो वो कंपनी के मालिक तो हैं, बट वैसे कह सकते हैं कंपनी के मालिक तो पेपर्स में तो नहीं है ना। वो मानता हूँ कि क्या बोलते हैं, उनके बेटे की दुकान है तो मालिक ही हुए, बट वो पेपर के हिसाब से कंपनी के मालिक तो खाली जेठालाल है बस। कंपनी के हिसाब से मालिक तो जेठालाल है बस खाली। अगर कंपनी बेचने की बात आती है तो साइन किसके लगेंगे? जेठालाल के लगेंगे, क्योंकि कंपनी का मालिक तो वही है ना एक तरीके से। अगर उसमें पैसा अगर बापूजी इन्वेस्ट करते हैं तो वो सारा क्या हो जाएगा? आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि वो कंपनी के मालिक नहीं है। अब आपसे कहता है टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। ये तो लायबिलिटी के अंदर जो हमारे होते हैं ना, मतलब लायबिलिटीज हो गई हमारी। लायबिलिटीज कोई भी हो सकती है, इंटरनल लायबिलिटी भी हो सकती है, आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी हो सकती है। पेपर में अगर आपसे पूछता है टाइप्स ऑफ लायबिलिटी तो आपको ये लिख के आना है, ये आपसे नहीं पूछेगा, ये आपको खाली मीनिंग बताने के लिए बस। पेपर में अगर आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ लायबिलिटी तो आपको ये लिख के आना है नॉन करंट और करंट लायबिलिटी। अब आता है नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो आपको पे करनी होती है 12 महीने के बाद। ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल से बड़ी लायबिलिटी है। आपको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर कोई भी आपकी, मान लेते अगर आपने एक घर खरीदा है और घर की किस्तें चलेंगी आपकी 5 साल तक, घर की जो लोन की ईएमआई जो जाएंगी 5 साल तक जाएंगी, तो आपकी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। अगर मान लेते आपने कोई कार खरीदी है, कार की जो इंस्टॉलमेंट है जाएगी 15 महीने तक, तो 12 महीने से ऊपर है ना, क्या कहलाएगी वो? नॉन करंट लायबिलिटी। अगर यही मैं नीचे देखूँ करंट लायबिलिटी क्या होता है? ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर खत्म हो जाती है।
पार्टनर कह रहा हूँ सॉरी, किसी एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी है आपको, किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करनी है, तो क्या है वो आपकी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपको क्या आपका पे करनी है, 1 साल के अंदर ही पे करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय की सैलरी आप 2 3 4 5 दिन लेट कर दोगे, 8 10 महीने तो लेट नहीं कर सकते ना आप, ठीक है। तो और क्या रहेगी, कंपनी की करंट लायबिलिटी रहती है। तो करंट लायबिलिटी का मतलब समझ आ गया। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी लायबिलिटी 12 महीने के अंदर पे कर देते हैं। अगर आपने कोई कार ली, उसकी आपने ईएमआई बनवाई खाली 6 महीने की, बस आपने खाली ईएमआई 6 महीने की बनवाई है, तो उसका क्या बोलेंगे हम, करंट लायबिलिटी। क्या बोलेंगे उसको हम, करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, जब आपका क्या होता है कि आपको ईएमआई 12 महीने से ऊपर ही है, जो आपकी लोन है वो 12 महीने से ऊपर का होता है, उसको हम कहते हैं नॉन करंट। वही आपको अगर अमाउंट वो पे 12 महीने के अंदर ही पे करना है तो करंट, 12 महीने के बाद भी पे करना है तो आपको क्या हो जाएगा, नॉन करंट। ठीक है, सैलरी पेबल हो गया, शॉर्ट टर्म लोन, इसका आपको डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स और बॉन्ड्स। अब आता है आपका एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ्यूचर में बड़ा बेनिफिट देते हैं, राइट, जिसका आपके ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल होता है कंपनी का। जैसे फर्नीचर, आपका जो घर है, मान लेते हैं जैसे कि पापा के नाम है, तो पापा के लिए क्या है, वो घर क्या है, एसेट्स है। तो होता क्या है, जब भी कोई चीज़ किसी इंसान के नाम होती है और उसको पता है वो उसको मैं फ्यूचर में बेच के पैसा ले आऊँगा, उसके लिए क्या होता है, वो एसेट्स होता है। क्या होता है वो, एसेट्स, क्योंकि उसको पता है इसको मैं बाद में बेच कर क्या ला सकता हूँ, इससे पैसा वापस ला सकता हूँ, उसको बोलते हैं एसेट्स। आपने फर्नीचर खरीद लिया, आज आपने आपको इससे कुछ मतलब नहीं है कि वो महंगा बिकेगा सस्ता बिकेगा, आपको बस देखना है कि क्या उससे पैसा आएगा। अगर आपने 500 रुपये का खरीदा है, वो मैं कह रहा हूँ 10 रुपये का भी जाएगा ना, बाद में आपको पता था क्या ये जो बिकेगा 10 का बिकेगा, तब भी क्या कहलाएगा मेरा, वो एसेट्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आपका, एसेट्स। ऐसी चीज़ें जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देंगी, जैसे कि एसी हो गया, अगर आपने आज एसी खरीद लिया, आपको पता है फ्यूचर बेनिफिट देगा वो, तो उसको क्या मानेंगे, एसेट्स। लैपटॉप खरीद लिया, आपको पता है लैपटॉप क्या देगा, आपको लास्ट में आपका बेनिफिट देगा कि आप उसको बेच भी सकते हो मार्केट के अंदर, तो क्या वो कहलाएगा, वो एसेट्स कहलाएगा। ऐसी चीज़ें जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगी, जो आप आज खरीद रहे हो, बट वो फ्यूचर में क्या देंगी, आपको बेनिफिट देंगी, आपका उस पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा, उसको हम कहते क्या कहते हैं, एसेट्स। क्या कहते हैं उसको, एसेट्स। जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, गुड्स हो गए, वो सारे क्या होते हैं आपके, एसेट्स। क्या होते हैं आपके सारे के सारे, एसेट्स होते हैं वो। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ एसेट्स। टाइप्स ऑफ एसेट्स, 2 टाइप्स के एसेट्स है, वही सेम आपकी जैसे लायबिलिटीज थी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट क्या होंगे, ऐसे एसेट आपने खरीद लिए जिसका आपका मन ही नहीं है इसको बेचने का। जैसे कि आपकी टीवी की दुकान पे आपने बिल्डिंग खरीद ली, आपको उसको 12 महीने के अंदर बेच दोगे, नहीं, आप कहोगे शायद क्या था बेच दूँ, बट मन तो नहीं है ना बेचने का, बस आपको देखना कि आपका मन तो नहीं है ना बेचने का, वो क्या होगा, आपका नॉन करंट एसेट्स। जिसका आपने खरीदा है, आपका पर्पस ये नहीं था उसको दोबारा बेचूंगा, वो क्या आपका नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होंगे, जिसमें हमारा पर्पस होता है क्या करना, 12 महीने के अंदर ही बेचने का होता है, और हम चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी हमारा बिक जाए। जैसे हमारे कंपनी के गुड्स हो गए, दुकान के गुड्स हो गए। अगर मैं कहूँ कि मेरा टीवी का काम है, तो मेरे लिए टीवी गुड्स हैं, तो मैं चाहूँगा मेरा टीवी जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, बिक जाए। तो ऐसी चीज़ें जिसको हमने खरीदा है, जिसको कंपनी संभाल रही है अपने पास, बट कंपनी का पर्पस नहीं है उसको बेचने का। जैसे कि आपने कंपनी में एसी लगवा लिया, काफ़ी गर्मी हो रही तो आपने एसी लगवा लिया, एसी आपके लिए एसेट है। कौन सा एसेट है, नॉन करंट, क्योंकि इसमें आपका पर्पस ही नहीं है इसको बेचने का आपका, तो क्या आपका ये नॉन करंट एसेट्स है। करंट एसेट क्या होंगे, जिसका आपका पर्पस होता है, जिसको कंपनी अपने पास संभाल के बैठी है, बट कंपनी चाहती है जल्दी से जल्दी मेरा बिक जाओ, मेरा कैश आ जाए इसके बदले में, विद इन शॉर्ट पीरियड, छोटे टाइम में क्या हो जाए, आपका पैसा रिफंड आ जाए। जैसे कि परचेज गुड्स विद द पर्पस टू रीसेल द शॉर्ट टर्म विद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो आप क्या ऐसा पैसा जो आपको पता है मुझे जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, आ जाए, उसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। टाइप्स ऑफ, अब आता है नॉन करंट के भी टाइप होते हैं, नॉन करंट्स के भी। और आपको दूसरी बात, इसको हम क्या भी कह सकते हैं, फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। कभी आपको डिफरेंस आपको कोई काफ़ी बार अकाउंटेंसी में ये टर्म भी यूज़ करते हैं, कुछ डिफरेंस है, नॉन करंट कह लो या करंट कह लो, कोई डिफरेंस नहीं है। फिक्स का मतलब यही होता है कि आप इसको रख रहे हैं पर आपका पर्पस नहीं उसको बेचने का, उसको हम कहते हैं नॉन करंट। ठीक है, नॉन करंट के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो टेंजिबल, एक क्या होता है दूसरा आपका इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसके
आप देख सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, उसको हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। क्या कहते हैं उसको हम? टेंजिबल एसेट्स। जो चीज़ें ऐसी जिसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो और आप इसको टच भी कर सकते हो, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, बुक्स हो गई, आपकी पेंसिल हो गई, इरेजर्स हो गई, टेबल हो गई, फ़ोन हो गया, ये सारे क्या आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स जिसको आप फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको दिखते नहीं है और ना ही दिखते हैं ना ही इसको टच कर सकते हैं, जैसे कि पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क। अब आपको इसका मीनिंग बिल्कुल नहीं पता होगा। गुडविल का मतलब होता है आपकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, आपकी मार्केट में। अब आपको पता है जैसे कि मान लेते आपके फादर हैं, उनकी मार्केट वैल्यू की, अगर वो पापा जाते हैं ना, अगर कभी कभार हर इंसान को पैसा चाहिए पड़ जाते हैं, अगर पापा मार्केट में जाते हैं, कहते हैं मुझे भाई 5 लाख रुपए चाहिए, तो पापा ने कॉल करा, उन्होंने क्या कर दिया, तो 5 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिए। क्यों? क्योंकि उन अंकल को आपके पापा पे विश्वास था, क्योंकि पापा ने गुडविल बना रखी है मार्केट के अंदर। बट क्या वो गुडविल आपको दिखेगी? आप उस गुडविल को जाके छू सकते हो? नहीं छू सकते। कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, नहीं छू सकते हम। हार्डवेयर को तो छू सकते हैं, बट कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है, उसको हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते। तो इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसको हम ना ही देख सकते हैं ना ही इसको हम छू सकते हैं, खाली महसूस कर सकते हैं उसका लिए, कि हाँ भाई चलो मेरे पापा की क्या बोलते हैं मार्केट वैल्यू, मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है। तो वो चीज़ें क्या होती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। इसको बस आप खाली महसूस कर सकते हो, ना ही देख सकते ना ही टच कर सकते इसको आप। बट टेंजिबल को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लैपटॉप, फ़ोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, मशीन, ये सारी चीज़ें क्या आपकी करंट एसेट्स हैं। सॉरी सॉरी क्या आपकी वो टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल जिसको आप छू नहीं सकते। करंट एसेट क्या होते हैं? जिसको आप जल्दी से जल्दी चाहते हो मेरा क्या हो जाए, वो बिक जाए। क्या चाहते होंगे? जिस चीज़ की आप डीलिंग करते हो, आपका अगर टीवी की दुकान है तो आप चाहते हो मेरी जल्दी से बिल्डिंग ना बिके, मेरे जल्दी से टीवी बिक जाए। आपका होगा क्या, अगर तो हम ये भी चाहते हैं जल्दी से बिल्डिंग बिक जाए, बट आप डेली तो नहीं चाहते ना जल्दी से बिल्डिंग बिक जाए। पर आप टीवी जब आप दुकान खोल रहे होते ना, आप तो उसमें डेली चाहते हो। अब आपके जो घर के आसपास शॉप्स हैं वो तो डेली चाहते हैं ना मेरे डेली बिस्किट्स, मेरे डेली नमकीन्स बिके, डेली चाहते हैं ना। वो डेली ये तो नहीं चाहते ना मेरी डेली बिल आपकी बिल्डिंग बिके। तो जिस चीज़ को आप डेली चाहते हो मेरी बिक जाए, जल्दी से जल्दी बिक जाए, उसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। ठीक है। अभी जो आपके टर्म्स है भी आएंगे, सारे के करके सारे टर्म्स आएंगे, अच्छे से समझेंगे। अब आता है फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। ये आपके वैसे शायद आप शायद डिलीट भी हो गए हो और आपके ना भी आ रहे हो सिलेबस में, फिर भी समझ लेते हैं क्योंकि ये टर्म्स तो है, अकाउंटेंसी टर्म है, उसको अच्छे से समझते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? ये ऐसे एसेट होते हैं ना ही तो मैं इसको छू सकता हूँ और ना ही इसको मैं देख सकता हूँ और ना ही इसको महसूस कर, मतलब कि ना ना ही टेंजिबल होते हैं ना ही इंटेंजिबल होते हैं। अब ऐसी चीज़ें क्या होंगी? मान लेते हैं कि आपने करा एक एडवर्टीजमेंट करवाई 2 लाख रुपए की, एक एड, जो टीवी पे एड आती है ना, एड्स आती है, आपने वो करवाई एडवर्टीजमेंट। ठीक है। अब आपको पता है ये मेरी एड ना 4 साल तक चलेगी, 4 साल तक चलेगी। आप क्या करोगे? अपना इस खर्चे को 4 साल के अंदर डिवाइड कर दोगे। 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, 50K में आपकी 3 चीज़ें होती है। ठीक है, 50K भी लिख सकते हो आप, पर पेपर में मत लिखाना कि पेपर में अलाउड नहीं है, मतलब कि एग्जाम में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये तो आपको खाली समझाने के लिए बताया बस। आपसे कहता है कि आपने कर दिया अपने खर्चे को ना 4 सालों के अंदर डिवाइड कर दिया, अपने खर्चों को 4 सालों के अंदर आपने डिवाइड कर दिया, उसको हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। जिसमें क्या होता है, आप क्या कर देते हो, अपने एक्सपेंसेस को 4 ईयर्स के अंदर आपने डिवाइड कर दिया, उसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि आपको पता है ये 2 लाख जो मैंने पे करे ना एडवर्टीजमेंट के लिए, हीरो या हीरोइन को जिसने मेरी ऐड करी है, उससे मुझे प्रॉफिट 1 साल में नहीं होगा, उससे मुझे प्रॉफिट होगा 4 सालों में। तो मैं अपने खर्चों को भी 4 सालों में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, आपके ये सिलेबस से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप चेक कर लेना। वैसे आपके स्कूल में शायद सिलेबस से बाहर होगा, प्राइवेट की कहते हैं ना, गवर्नमेंट में तो सिलेबस से बाहर ही होता है ये, फिर भी आप चेक कर लेना, गवर्नमेंट वाले बच्चे भी चेक कर लेना। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होते हैं जो आपके ना ही टेंजिबल होते हैं ना ही इंटेंजिबल होते हैं। ये बस खाली क्या होते हैं, लॉस होते हैं। अब मुझे मान लेते हैं सर प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, इसमें से मैं क्या कर दूंगा, 50,000 अगले साल का माइनस कर दूंगा। फिर अगले साल मुझे प्रॉफिट हो 50,000 रुपये, सॉरी 10 लाख का प्रॉफिट हो नेक्स्ट ईयर, अब मैं इसमें से ज़्यादा खर्चा माइनस कर दूंगा। अगले साल हुआ 40 लाख का, जिसमें ज़्यादा खर्चा माइनस कर दूंगा। हम क्या करते हैं, ये एक्सपेंसेस, ये लॉसेस क्या करते रहते हैं, आने वाले सालों के अंदर बस राइट ऑफ करते रहते हैं, खत्म करते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह लो या फिक्टिशियस एसेट्स कह लो। ठीक है।
तो ना ही आपके टेंजिबल होते ना ही आपके इंटेंजिबल होते ये। अब आता है रिसिप्ट्स क्या होती है। रिसिप्ट्स मतलब क्या होता है, पैसा आना। रिसिप्ट मनी, मनी पैसों का आना। रिसिप्ट टू टाइप्स की होती है, एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है दूसरा आपका कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो आपको डेली डेली आती रहती है। वो कब आएगी, जब क्या करोगे, अपने गुड्स, अपना सामान, अपने सर्विसेज बेचोगे। ये आपकी इस टाइप की रिसिप्ट होती है। रिसिप्ट का मतलब होता है पैसों का आना। रिसिप्ट मतलब होता है पैसों का आना, जिसमें आपकी पहली आ जाती है रिवेन्यू रिसिप्ट, जिसमें आपका पैसा रिवेन्यू मतलब कि ऑलमोस्ट डेली, वरना 1 महीने के अंदर, वरना 2 महीने में तो आता ही रहता है पैसा। ये वो पैसा जो आता ही रहता है आपके पास। इंटरेस्ट, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है, हर 3-3 महीने के अंदर इंटरेस्ट मिलता है। ये पैसा हर 3-3 महीने में आता रहता है। ऐसा पैसा जो क्या बोलता है, आपने सामान बेच के मिला, वो तो आपको पता है डेली मिलता रहता है। अगर एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान ओपन करता है, दुकान ओपन कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, सामान बिकता है उसका, वो पैसा डेली डेली उसके पास आता रहता है। उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ऐसा पैसा जो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर वो पैसा आता ही रहता है, आता ही रहता है। इंटरेस्ट पता है 3-3 महीने में आना ही है, आपको पता है हमारे को 3 महीने में अच्छे से इंटरेस्ट आएगा हमारा। और फिर क्या बोलते हैं, अमाउंट रिसिप्ट, आपको पता है कि आपने सामान बेचा, उससे पैसा मिल रहा है। फिर आपका एक आ जाता है कैपिटल रिसिप्ट। क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट आर द रिसिप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू नेचर। ये रेवेन्यू नेचर की नहीं होती बिल्कुल भी। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जब हम क्या करते हैं, किसी सामान को बेचते हैं, वो भी ऐसा सामान बेचते हैं जिसको हम मन नहीं था, फिर भी हम, चलो मुझे पता है मेरे पास मशीनरी रखी हुई है एक, और मशीनरी को 10 साल हो गए, थोड़ी थोड़ी ख़राब सी हो गई, अब मैं क्या कर दूंगा, इस मशीनरी को सोल्ड कर दूंगा। ऐसा, अब इसको बेचने से पैसा आएगा। ऐसा पैसा जो आता तो है बट डेली नहीं आता, 5 साल 10 साल में एक बार कभी कभार आ जाता है पैसा। ये तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट है। ये ऐसा पैसा होता है जो आपको कई सालों में जाकर मिलता है, और वो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आपने अपना घर बेचा है तो पैसा आपको आज मिलेगा, कल मिलेगा, बट आपको डेली नहीं मिलने वाला। तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो आप डेली डेली बेचते रहते हो। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसको आप डेली नहीं बेचते हो। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले समझते हैं एक्सपेंडिचर होता क्या है। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इंकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स, गुड्स और टेकिंग सर्विसेज। एक्सपेंडिचर मतलब होता है आपका खर्चा। जब क्या करते हो, पैसे को खर्च करते हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब आप जो पैसा खर्च कर रहे हो, आप एसेट पे भी कर सकते हो, अपने गुड्स पे भी कर सकते हो, या अपनी सर्विसेज पे भी खर्च कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट, एक्सपेंडिचर एक ऐसा अमाउंट है जिसको हम खर्च करते हैं परचेजिंग, सामान खरीदने के लिए, एसेट्स खरीदने के लिए, गुड्स को खरीदने के लिए, या सर्विसेज को कह सकते हैं इंकर्ट करने के लिए। आप क्या करते हो, कुछ अमाउंट खर्च करते हो, उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। अब आपका आता है टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसमें आपका फर्स्ट टाइप आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये एक ऐसा खर्चा है जो आप, जिससे आप एसेट खरीदते हो या अपने एसेट को थोड़ा इंप्रूव करते हो, रिपेयर करा देते हो, इससे आपका एसेट थोड़ा अच्छा हो जाता है, बट आप इसको बेचते नहीं हो लंबे समय, उसको बेचते हो लंबे समय बाद। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसको आप इन्वेस्ट कर देते हो बिजनेस के अंदर। आपने एक बिल्डिंग खरीद ली, आपका टीवी का काम है, आपने एक बिल्डिंग खरीद ली, आपने कर लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया। क्या कर दिया आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने कर दिया बिल्डिंग परचेस कर ली। इट इज़ एक्सपेंडिचर, एक आपका ऐसा खर्चा है जो आप फिक्स असेट्स या अपने एसेट को थोड़ा अच्छा करने के लिए क्या करते हो, आप खर्चा करते हो, और आपको बेनिफिट देता है आने वाले टाइम के अंदर। आपने मशीनरी पे पैसा खर्च कर दिया, आपको अगर मशीनरी का बेनिफिट दे रही है, मशीनरी तो आपको सामान बना के दे रही है, उससे आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो वही आपसे कहता है एक ऐसा खर्चा जो आपने किसी एक एसेट को पाने के लिए, इसको आप बेचोगे तो सही, बट बहुत लंबे समय बाद बेचोगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आप खर्च करते हैं इसको किसी चीज़ को कंज्यूम या एग्जॉस्ट करने के लिए, बट ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहीं वापस नहीं आता। अगर आपने एक बार कर दिया, ये आपको वापस आ जाता है। कैसे, अगर मैंने बिल्डिंग खरीद ली 10 लाख रुपए की, मैंने खर्च कर दिया पैसा, लंबे समय बाद मेरा पैसा अमाउंट वापस आ जाएगा। 10 लाख नहीं आएगा, चलो वैसे 20 लाख भी आ सकता है, 5 लाख भी आ सकता है, कुछ तो अमाउंट आएगा, जीरो तो होगा नहीं वो अमाउंट मेरा। मशीनरी खरीद ली, आपको पता है चाहे बिल्कुल ख़राब हो गई, लोहे के भाव तो बिकी जाएगी, कबाड़ी वाला तो नहीं लेगा उस मशीनरी को। एसी है, एसी बिल्कुल ख़राब हो गया, चल ही नहीं रहा, काफ़ी लोगों को दिखवा लो, कह रहे नहीं सही नहीं होगा, तो अब कबाड़ी वाला तो खरीद ही लेगा, ये तो है नहीं, कूड़े फेंक दोगे उसको।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ऐसा खर्चा होता है जब कर तो देते हो, आप उसको कुछ ही टाइम के अंदर कंज्यूम कर लेते हो बेटा। जैसे कि आपने सैलरी पे करी अपने एम्प्लॉयज़ को, आपने एक महीने की सैलरी पे अगर पे करी है ना, तो आपने उसका बेनिफिट एक महीने के अंदर उठा लिया। उसके बाद अगर आप उसके अगले दिन काम करवाओगे ना, तो उसके बाद एम्प्लॉय अलग सैलरी मांगेगा, उस सैलरी में काम नहीं करेगा। इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड। पेड सैलरी, पेड वेजेस, पेड रेंट। हम क्या करते हैं इसमें, ये सब चीज़ अगर पे कर रहे होते हैं, वेजेस, रेंट, सैलरी अगर पे करते हैं, इसका हम फ़ायदा उसी महीने में उठा लेते हैं, एक मतलब कुछ ही टाइम के अंदर उठा लेते हैं। जैसे आपने रिचार्ज करवाया मोबाइल का, आपको 28 डेज़ का होता है, या आपने 84 जो भी अपने डेज़ का करवाया है, आप उसका बेनिफिट उसी टाइम में कर लेते हो, उठा लेते हो। उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप किसको पेमेंट करना बाकी है। तो इसमें आपका यही है कि अगर ऐसे मान लेते, अगर आपको तो ज़्यादातर हर कंपनीज़ में क्या होता है कि अगर आपने 1 अप्रैल को किसी एम्प्लॉय को हायर करा है, ठीक है, अगर आप मालिक हो, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को हायर करा है, तो आप 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक काम करवाओगे उससे। फिर उसका नेक्स्ट महीना जो स्टार्ट होगा 1 मई से स्टार्ट होगा, 31 मई तक चलेगा। आप क्या 30 अप्रैल को पेमेंट कर दोगे? नहीं। आप पेमेंट कब करते हो? कम से कम कंपनी चाहे कितनी बड़ी हो, कभी कभार हो जाता है कि कंपनी 2-3 दिन लगा देती है। तो कह सकते हैं जो सैलरी आप पे करोगे, कब पे करोगे? 3 मई को पे करोगे। अगर मैं आपसे 1 मई की बात करूं कि आपने सैलरी पे कर दी है, नहीं करी है, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉय से काम तो करवा लिया है, बट आपने उसकी पेमेंट नहीं की है। ये ऐसा एक्सपेंस है जो हम लोगों से करवा तो लेते हैं काम, बेनिफिट तो हम पूरा ले लेते हैं, बट हम उसकी पेमेंट अभी तक नहीं करते हैं। पेमेंट हम बाद में करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। इट मीन्स आपने लोगों को, आपको पैसा देना है। लायबिलिटी मतलब होता है जब किसी को पैसा देना होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा क्या होती है? आपकी लायबिलिटी होती है, क्योंकि आपको क्या करना होता है? अमाउंट पे करना होता है। अब आपका आ जाता है रिवेन्यू क्या होता है। रिवेन्यू इज ग्रो इनफ्लो ऑफ कैश। रिवेन्यू का मतलब होता है पैसे का आना, रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रिवेन्यू मतलब होता है पैसे का आना, इनफ्लो होना। तो वही आपसे कहते हैं रिवेन्यू का मतलब होता है पैसे का आना, रिसीव होना, या अदर कंसिडरेशन की, मतलब कि डेली बिजनेस के अंदर पैसा आते रहना, या हर महीने के अंदर, या हर 2-3 महीने के अंदर पैसा आते रहना, उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू। जो भी रिसिप्ट पड़ा था, रिवेन्यू रिसिप्ट, वही आपका होता है रिवेन्यू। तो रिवेन्यू इज द ग्रो ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश, पैसे का आना या रिसीव होना या रिसीव होने वाला है, बट कब होना? ऑर्डिनरी कोर्स। ऑर्डिनरी मतलब होता है कि 1 महीने, डेली, 2 महीने, ये डेली पैसे का आना। और आता क्यों है? क्या पता आपने सामान बेचा हो, क्या पता आपने सर्विस दी हो। अगर आपने, जैसे एक रिक्शा वाला है, अगर आपको कहीं लेके जा रहा तो आप उसको पैसे हैंड आउट दे देते हो ना, तो वो उसके लिए रिवेन्यू है। अगर वो आज अपनी रिक्शा खरीद के ला रहा है, बेच के आ रहा है, तो उसके लिए रिवेन्यू नहीं है तब वो उसके लिए। तो आपसे कहता है सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आपने कोई सामान बेचा, कोई सर्विस दी आपने किसी को, डिविडेंड आपको मिला है, ठीक है, या आपको रेंट मिलेगा। आपको रेंट हर महीने मिलता रहता है, डिविडेंड आपको 2-3 महीने के अंदर मिलता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू, जो पैसा आपके पास आता रहता है। अब आता है इनकम क्या होती है। इनकम मतलब होता है जो आपने प्रॉफिट कमाया होता है पूरे साल के अंदर। अकाउंटिंग पीरियड क्या आपका? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। 31 मार्च, एक साल के अंदर आपने कितना पैसा कमाया लिखा हुआ है। रोहित ने कितना पैसा कमाया है? 1 लाख रुपए कमाए और 40,000 रुपये खर्च कर दिया। उसने 1 लाख रुपए पाने के लिए 40,000 रुपये खर्च करे, तो उसने 1 लाख रुपए कमाया, 40,000 रुपये खर्च कर, तो उसकी इनकम कितनी हो गई? 60,000 रुपये। इनकम मतलब होता है आपने पूरे एक साल के अंदर कितना पैसा क्या करा है, कमाया है, उसको हम बोलते हैं इनकम। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है मतलब आपने बिजनेस ऑपरेटिंग, दोबारा से ऑपरेटिंग बोल दिया, इट मीन्स डेली। इसमें कहता है कि अगर आपने डेली जो आप एक्टिविटी करते हो, उससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। कैसे निकालते हैं? रिवेन्यू, पैसा कितना आया, उसमें कॉस्ट कितनी लगी थी। आपको पैसा आया 21,000 रुपये, और जो मैंने सामान बेचा है ना, उसको बनाने में लगे थे 15,000 रुपये, तो मेरा सामान, मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया? आपका 6,000 रुपये का हो गया। इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। 2 टाइप्स के प्रॉफिट होते हैं। पहला आपका आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आपका आता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आपका आ जाता है नेट प्रॉफिट। पहले समझते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। कहता है ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस है बिटवीन द रेवेन्यू एंड द सेल ऑफ गुड्स, बट इसमें आती है ओनली डायरेक्ट कॉस्ट। आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट डिफरेंस क्या है।
ग्रॉस प्रॉफिट और आपका नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अगर अटेंड करी तो आपको पता होगा ग्रॉस प्रॉफिट हमारे को कहाँ से मिलता है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है। वही नेट प्रॉफिट आपको कहाँ से मिलता है, पीएनएल अकाउंट से मिलता है। यहाँ से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है या ग्रॉस लॉस, दोनों में से कोई एक मिलेगा। यहाँ से आपको नेट प्रॉफिट या एक चीज़ मिलेगी नेट लॉस, दोनों में से कोई एक मिलेगा। इधर आपको हमने पहले ही बताया था, आपके खाली कौन से खर्चे आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इधर आपके कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इधर कौन से आते हैं आपके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम एक केस लेके चलते हैं, एक स्टडी समझते हैं। देखिए, अगर एक सोप है, उसको मैंने कस्टमर को बेचा है 40 रुपीज़ की, और उस सोप को बनाने में क्या क्या खर्चा हो सकता है आपका। एक तो उसका रॉ मटेरियल लगा होगा, मान लेते 4 रुपये का रॉ मटेरियल लगा है। पैकेट जो पैकेट बना है वो मान लेते 2 रुपये का पैकेट बना है, एज्यूम कर रहे हैं हम। इस एक सोप को बनाने में थोड़ी बहुत तो इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च होगी, मान लेते हैं इसको बनाने में 1 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई है। इसको बनाने के लिए कोई ना कोई तो लेबर बनाएगी। लेबर एक साबुन पे कितना पैसा लेती है, 1 रुपये लेती है मान लेते हैं। फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। कुछ क्या बोलते हैं, मशीनें चलती हैं, पानी का खर्चा भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है कभी कभार। एक शॉप में अगर मैं निकालूँ, कंपनी ने ऐसे निकाल रखा है, जूम कर ले, ठीक है, सारा अमाउंट 1 रुपये वाटर में लग गया। फिर कहते हैं कि क्या बोलते हैं, सैलरी। अब ये सब जो बन के आएगा, इसका बिल बनाएगा कौन सोप का, जो आगे बेचेगा। सैलरी वाला एक सोप को बेचने में 1 रुपये लेता है, ठीक है। ये सारा क्या आपका, अगर मैं निकालूँ, मुझे सामान, मेरी डायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगी, डायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 4 + 2 6 7 8 9, टोटल में डायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगी है, 9 रुपीज़। आप कहोगे ये क्यों नहीं करा, क्योंकि ये तो आपका इनडायरेक्ट खर्चा है ना, क्योंकि ये तो आपकी क्या बोलते हैं, फैक्ट्री में बैठता नहीं, ये तो कहाँ बैठता है, ऑफिस से बैठता है। तो ये सारे खर्चे तो किसके हैं, फैक्ट्री में। सामान को बनाने में खर्चा ही लगता है, इसको आप कोई भी छोड़ नहीं सकते। रॉ मटेरियल हटा दोगे साबुन नहीं बनेगी, पैकेट हटा दोगे साबुन बेकार हो जाएगी। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करोगे तो मशीन नहीं चलेगी, मशीन चलेगी तो साबुन नहीं बनेगी। लेबर को कुछ पेमेंट नहीं करोगे तो लेबर साबुन बनाना बंद कर देगी। पानी का बिल पे नहीं करोगे तो क्या था, साबुन बनने में थोड़ा बहुत पानी लगता है, वो भी नहीं लग पाएगा। ऐसी चीज़ें जो साबुन बनाने में ये सब चीज़ें लगती है, उसको हम बोलते हैं आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। अब बताइए, मैंने कस्टमर से कितने पैसे रिसीव करे, 40 रुपीज़ रिसीव करे। ये आपका ऑफिसर है, ठीक है। मैंने कस्टमर से कितने पैसे इकट्ठे करें, 40 रुपीज़ रिसीव करें, जिसमें से आपकी कॉस्ट डायरेक्ट साबुन को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है, 9। तो आंसर कितना आ गया, 31। इसको मैं बोलूँगा मेरा है ये ग्रॉस प्रॉफिट। तो मुझे ये पता चल गया जितना पैसा आता है रेवेन्यू, जितना पैसा आता है, अगर उसमें से मैं अपनी डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दूँ, या डायरेक्ट कॉस्ट कह लो, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी कह लो, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, फिर आपका ग्रॉस इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट। इतना होने के बाद मैंने जो कमाया इधर आ गया, इसमें से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस हो चुकी है आपके ऊपर ही, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट ही माइनस कर देते हैं, आपके इनडायरेक्ट खर्चे हैं। कितना आपका इनडायरेक्ट खर्चे, 1 रुपये की माइनस कर दे, कितना बचा आपका, 30 बच गया। ये क्या आपका नेट प्रॉफिट। और मुझे ये पता चल गया कि रेवेन्यू में से माइनस, या चलो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना 31, ऐसे लिख दो सीधा, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या कर दो आप, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दो, तो भी आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया था 31 रुपीज़, इसमें से मैंने इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर दिए, मेरा आ गया नेट प्रॉफिट। तो इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो आपको समझ आ गया होगा शायद, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है जब हम डिफरेंस निकालते हैं, रेवेन्यू में से क्या कर देते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करते हैं, इससे मुझे मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करूंगा, उससे मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। आया समझ प्रॉफिट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट जो भाई टर्म्स आ जाती है, इसमें कहता है आपसे गेन क्या होता है। प्रॉफिट और गेन होते तो सेम है, होता तो दोनों के अंदर लाभ ही है। आपको लाभ मतलब कि प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट तब होता है जब आप डेली जो सामान बेचते हो उससे आपको प्रॉफिट होता है, बट गेन तब होता है जब आपने कोई नॉन करंट एसेट्स बेचे हो। नॉन करंट एसेट जैसे कि मतलब आपका काम तो टीवी का था, बट आपने जो मशीनरी थी आपकी कंपनी के अंदर आपने बेची थी, वो आपने जब खरीदी तो आपको पड़ी थी 5,000 की, आज जब बिक गई है 7,000 की बिक गई है वो।
आपका काम नहीं मशीनरी बेचने का, आपका काम तो टीवी बेचने का ही है। तो टीवी आपके लिए गुड्स है, टीवी आपके लिए क्या है, गुड्स है। बट मशीनरी जो आपने सोल्ड करी है वो क्या आपके लिए, जो उससे प्रॉफिट हुआ है वो मेरा गेन कहलाएगा। तो गेन का मतलब होता है जब भी मुझे प्रॉफिट होता है किससे, प्रॉफिट फ्रॉम नॉन करंट एसेट से, जो भी मुझे प्रॉफिट होगा उसको मैं बोलूँगा मैं वो क्या, मेरा गेन। क्या है आपका, गेन। चलिए अब आपका जो नेक्स्ट आ जाता है वो आता है लॉस। लॉस तो पता ही है कि लॉस होता है, अगर आपने मशीनरी बेची तो लॉस हो गया, मशीनरी बेची तो आपको लॉस हो गया, उसको हम बोलते हैं लॉस। जब भी आपके पास पैसा आता कम है, आपने उसको बनाने में लगा दिए थे 40 रुपये, बट कस्टमर ने आपको दिए खाली 30 रुपये दिए, तो आपका 200 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। जैसे लिख दो, कस्टमर ने आपको 30 रुपये दिए, बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, 40 रुपये, आंसर क्या गया -10, ये छोड़ दिया है, याद कर लो। 30 रुपये आपको रिवेन्यू आया, 40 का एक्सपेंस करा था, इधर आपका लॉस आ गया 10 रुपये का। अब आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं परचेज। अब आता है परचेज का मतलब क्या होता है। परचेज का मतलब होता है सामान को खरीदना, क्या करने के लिए, बेचने के लिए। परचेज मीन्स ऑफ परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, उसको दोबारा बेचने के लिए, या आपने उसको भी कच्चा माल खरीदा है अभी आप उसको चेंज करोगे। दो तरीके परचेज करने के, देखिए एक तो जो आपके घर के साथ में शॉप्स वगैरह करते हैं, बिस्किट्स खरीद के लाते हैं दुकान, मतलब कि बड़े होलसेल से बिस्किट खरीदते हैं और आपको बिस्किट बेच देते हैं। बट जो अगर मिठाई वाले की बात करूँ, वो शुगर खरीदते हैं और बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, उसको सबको इकट्ठा करते हैं, फिर क्या बेचते हैं वो, उसको बना के स्वीट्स बेचते हैं, मिठाइयाँ बेचते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, परचेज आप तभी वर्ड इस्तेमाल करोगे जिस चीज़ में आप डीलिंग करते हो, जिस चीज़ में आप क्या करते हो, डीलिंग करते हो। तो आपसे कहते हैं परचेज का मतलब होता है सामान को खरीदना, बेचने के लिए, उसको हम कहते हैं परचेज। रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, द टर्म परचेज, इसमें आप परचेज दोनों तरीके से कर सकते हो, कैश भी कर सकते हो आप, क्रेडिट भी कर सकते हो, कैश भी कर सकते हो आप, क्रेडिट भी कर सकते हो। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित ऑन कैश इज नॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, आपने मोहित से आपने कैश में खरीद लिया या रोहित से आपने उधार में खरीद लिया। आप कहोगे कैसे पता चला उधार है, लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, कैश तो लिखा ही नहीं कहीं पर भी, इसमें लिखा था ना कैश, इसको हम कैश मानेंगे। कुछ भी नहीं लिखा तो उसको हम उधार मान लेंगे। आयत ना समझ। चलिए अब हम करते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब होता है, देखिए अगर आपने कोई सामान खरीदा है, आपकी कंपनी दी है और आप यहाँ से खरीद के लेके आए थे, ये आपकी खुद की कंपनी थी और यहाँ से आप खरीद के लाए थे, आप सामान अपनी कंपनी में लेके आए हो, ठीक है, परचेज करा आपने। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, आपने कुछ सामान क्या कर दिया, उनको वापस कर दिया, सब अच्छा नहीं लगा होगा, कुछ भी रीज़न होगा आपका, या क्या पता डिफेक्टिव हो, क्या पता ज़्यादा आ गया, कुछ भी होगा, आपने सामान क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया ना। सामान आ रहा है, जा रहा है, अब सामान क्या हो रहा है, जा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसको रिटर्न आउटवर्ड। अदर नेम है इसका, जब आप किसी सामान को खरीदते हो और आप इसको सेलर को, जिससे आपने खरीदा था, उसको आप दोबारा वापस कर देते हो, उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। गुड्स परचेज में बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है आपके इसके पीछे, सिंस क्या पता डिफेक्टिव हो, क्या पता जो भी हो, उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। फिर कहते हैं सेल्स क्या होती है। सेल मीन्स, ये सेल है, सेल ऑफ गुड्स, जैसे आप परचेज करते हो वैसे आप सेल करते हो, बट याद रखना परचेज हो, परचेज रिटर्न हो, सेल्स हो या सेल्स रिटर्न हो, ये चारों वर्ड्स उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होंगे जिस चीज़ में आप डील करते हो, जिस चीज़ में आप डील करते हो। अगर मैं टीवी में डील करता हूँ तो मैं उसके आगे परचेज वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ, परचेज रिटर्न कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, सेल्स रिटर्न कर सकता हूँ। अगर उसी टीवी वाली कंपनी के अंदर मैं कोई मशीनरी लेके आ रहा हूँ, कोई एसी लगा लेके आ रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं परचेज रिटर्न का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उस चीज़ में आप डील ही नहीं करते हो, आप तो खाली डील किस में करते हो, टीवी में करते हो। तो टीवी आपके लिए क्या है, गुड्स है, तो टीवी के लिए परचेज में इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपको आई होप समझ आ गया होगा कि जिस चीज़ में हम डील करते हैं उन्हीं जगह चार वर्ड इस्तेमाल होते हैं। आपको आगे उनकी जगह इस्तेमाल होते हैं, जब वो आएंगे तब उनको देखेंगे कि अगर मेरे टीवी का काम था, मैंने मशीनरी परचेस करी, उसको वापस कर रहा हूँ, तब के तब देखेंगे, वो भी आएगा आपके। अभी आपको इधर यही समझना है कि अगर हम आपको कोई सामान खरीदते हो और उसमें आप डील करते हो और आप वो सामान वापस कर रहे हो, उसको फिर क्या बोलते थे हम, उसको क्या बोलते थे हम,
परचेज रिटर्न, सॉरी हाँ परचेज, ठीक है। और यही सेल्स का क्या है, जब आप क्या करते हो वही सामान क्या करते हो जब दूसरे को बेचते हो, कैश में बेचोगे उधार में बेचोगे। सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, आपने मोहन को उधार में बेच दिया, वो आपके लिए सेल है। सोल्ड गुड टू प्रियंका, आपने प्रियंका को कैश में बेच दिया, वो क्या आपके लिए कैश सेल है। ये उधार में बेचा लिखा हुआ ऑन क्रेडिट है तो आपके लिए क्रेडिट सेल है ये। अब सेल्स रिटर्न क्या होगा, इन आएगा तो ठीक है, आपका दिन आएगा। अब देखिए ये आपकी कंपनी थी, ये कस्टमर आया था आपके पास खरीदने के लिए, जब आप कस्टमर आया तो क्या हुआ, सामान लेके चला गया, आपके पास सामान चला गया। अब जब आएगा उसको क्या हुआ, सामान पसंद नहीं आया, वो सामान वापस करना आ गया, हमारे को सामान वापस दे रहा है ना, सामान आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, तो इधर हो गया रिटर्न इनवर्ट। गुड्स सोल्ड वैन रिटर्न बाय द परचेजर आर टर्म एज सेल, जब कोई भी जिसने मेरे से सामान, ये परचेजर है, इसने मेरे से सामान खरीदा था, अभी मुझे सामान वापस करके जा रहा है, तो उसको बोलूँगा मैं सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट, क्योंकि सामान मेरे पास इसमें इस केस में आ रहा है, सेल्स रिटर्न हो, ये सामान मुझे वापस लेके आ रहा है, तो ये क्या मेरा सेल्स रिटर्न। चलिए समझ आ गया होगा, जैसे लिखा गुड्स रिटर्न बाय दी मोहन, गुड्स रिटर्न बाय दी मोहन। आज हम इतना ही करते हैं, अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको आज का होमवर्क ये है कि आप इसको अच्छे से सारे टर्म्स याद भी करनी है, आपको अच्छे से समझनी है, कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है, अच्छे से याद करना है, इसको आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको अपना होमवर्क चेक करवाना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ पर जाकर मुझे अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं, आपकी जो भी मिस्टेक्स होगी आपको तभी क्लैरिफाइड कर दी जाएगी, ठीक है। आप अपना होमवर्क चेक भी करवा सकते हैं, अगर आप मुझे भेजेंगे तो आपका होमवर्क मैं जरूर चेक कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू।